देखो लास्ट क्लास में हमने जो विद्युत चुंबकीय की तरंगे है उनका किन्हीं दो अचालक माध्यमों के ऊपर इंसिडेंट होता है उनकी परिसीमा के ऊपर, तो उस कंडीशन में उनके परावर्तन और अपवर्तन के नियम पढ़े थे। और उनके परावर्तन और अपवर्तन नियम के दौरान मैंने ये बताया था कि जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि यहाँ पे कौन सी वेव, विद्युत क्षेत्र सदिश और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ये कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दो चीज का यूज हो रहा था। तो आपको मालूम है परिसीमा के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की परिसीमा के अंदर कौन से घटक बराबर होते थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की परिसीमा में विद्युत क्षेत्र सदिश का समांतर घटक क्या होता था, सतत। ठीक है, तो उस कंडीशन में देखो यहाँ पर पहला माध्यम जो है उसके अंदर कितने दो तरंग है, एक तो कौन सी आपतित तरंग है और दूसरी कौन सी परावर्तित तरंग। तो उस कंडीशन में E1 t वेक्टर प्लस E1 डैश वेक्टर t किसके बराबर हो जाएगा, E2 वेक्टर t। यहाँ पे t का मतलब टेंजेंशियल भी बोल सकते हो और इसके अंदर क्या है आप पैरेलल का साइन भी लिख सकते हो, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, पैरेलल प्लस E2 वेक्टर पैरेलल सॉरी E1 डैश वेक्टर पैरेलल प्लस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा E2 वेक्टर पैरेलल। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि परिसीमा, विद्युत क्षेत्र सदिश की परिसीमा के अंदर क्या होता है कि जब भी हम किसी एक माध्यम की परिसीमा के ऊपर किसी विद्युत चुंबकीय तरंग को इंसिडेंट करते हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होता है वो हमेशा उसका स्पर्शकीय घटक या समांतर घटक क्या होता है, सतत होता है। अब यहाँ पे हमने मान रखा था, तो इक्वेशन के अंदर मान रखा, तब क्या मान मिला था यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से मान रखा था। तो यहां से जो इक्वेशन मिली थी वो क्या थी, E01 वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस के ω1t प्लस E01 डैश वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा K1 डैश वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस के ω1 डैश वेक्टर t इक्वल्स टू क्या था, E0 t2 वेक्टर एक्सपोनेंशियल आयोटा K2 वेक्टर डॉट R वेक्टर माइनस के ω2t। इसको समीकरण नंबर हमने 4 दिया था। और मैंने ये कहा था कि कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है अगर उसका विद्युत क्षेत्र सदिश सतत है तो उस कंडीशन में ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है, ये इक्वेशन तभी वैध होगी या सत्य होगी जब इसके अंदर क्या हो, इसमें चर घातांक की टर्म्स क्या हो जाए और क्या हो, समान या बराबर। मतलब इन तीनों के अंदर ये और ये, इन तीनों के मान जब इक्वल होंगे ना उसी कंडीशन में क्या हो सकता है, ये इक्वेशन या फिर ये जो परिसीमा वाली कंडीशन है सतत वाली वो फॉलो हो सकती है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो भी चेंजिंग होगा वो तो किसके अंदर हो सकता है, मान लो एक माध्यम से दूसरे माध्यम के ऊपर क्या हो रही है, तरंग का आपतन हो रहा है, सॉरी अपवर्तन हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो वेव फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है वो तो चेंज होगा नहीं, लेकिन चेंजिंग जो होगी वो सिर्फ ओनली क्या होगा, उस तरंग का आयाम भी हमेशा क्या होता है, वेव का चेंज होता है। ये से आप E01, E02 और E01 डैश वेक्टर इनमें परिवर्तन हो सकता है, पर एक्सपोनेंशियल में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तभी क्या हो सकता है, तब ही ये समीकरण जो है परिसीमा वाली वो सतत हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, ठीक है, गुणांकों का क्या करते हैं की तुलना, ये मैंने करा दिया था लेकिन वापस करा रहा हूं क्योंकि तीनों चारों नियम एक साथ में प्रूव करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा ω1t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा ω1 डैश t इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस के आयोटा ω2t। तो यहां से ω1 इक्वल्स टू ω1 डैश इक्वल्स टू ω2 आ गया समीकरण नंबर 5।
तो इक्वेशन नंबर 5 से आपको क्या पता चलेगा? इक्वेशन नंबर 5 से आपको यह पता चल रहा है, इससे ये स्पष्ट है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग जब दो माध्यमों की परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उस कंडीशन में उसके अभिलंब से परावर्तन तथा अपवर्तन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, कोणीय आवृत्ति, वो तीनों ही कोणीय आवृत्ति हमेशा क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इक्वेशन नंबर 5 से स्पष्ट है कि आपतन, आपतित, परावर्तित और साथ ही साथ में अपवर्तित तीनों तरंग की कोणीय आवृत्ति क्या है? समान है। तो ये कौन से? यह नियम इनकी पुष्टि करती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। मैंने जब एक मिनट राहुल मैं देखता हूं। तो देखिए हमने जो नियम पढ़े थे उन नियमों में तीसरा नियम क्या था कि कोई भी आपतित या परावर्तित या अपवर्तित तीनों ही तरंग है, उन तीनों ही तरंगों के लिए क्या होगी? कोणीय आवृत्ति हमेशा समान होती है। ये जो आपतन और परावर्तन के नियम थे, सॉरी परावर्तन और अपवर्तन के नियम थे, जिसके लिए हमने 4 नियम पढ़े थे। एक तो पहला नियम कौन सा पढ़ा था जिसमें आपतन और परावर्तन का कोण समान होता है। दूसरा नियम हमने पढ़ा था कि जो अपर्तनांक होता है परिसीमा के ऊपर, उसका मान किसके? साइन थीटा आई अपन साइन थीटा आर, मतलब कोज्या के अनुपात के बराबर होता है। तीसरा नियम हमने पढ़ा था अपवर्तन, परावर्तन तथा आपतन तीनों ही प्रकार की किरण की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक समान होती है। चौथी चीज हमने पढ़ी थी आप लोगों के इस नियम के अंदर, यह कि जो तीनों ही प्रकार की तरंगे है, अपवर्तित, आपतित और परावर्तित, ये तीनों ही तरंगे क्या होगी? हमेशा एक ही तल में उपस्थित होती है। और उसके अंदर हमने जो पहला नियम प्रूव किया था, कल भी प्रूव किया था, आज भी मैंने बता दिया है कि जो परिसीमा के ऊपर विद्युत क्षेत्र सदिश का समांतर घटक सतत होता है, उसके लिए क्या आवश्यक है कि जो एक्सपोनेंशियल की टर्म है इस इक्वेशन के अंदर, वो तीनों ही अगर समान या बराबर होती है तो ही उस कंडीशन में क्या हो सकता है? यहाँ पर परिसीमा जो है ये समांतर घटक सतत होने की वो सही हो सकती है, अदरवाइज ये कभी भी सही नहीं होगी। तो वहां से हमने जो फ्रीक्वेंसी के लिए नियम निकाला उसकी पुष्टि हो रही है कि आपतित, परावर्तित और अपवर्तित तीनों ही तरंग की कोणीय आवृत्ति क्या है? समान है। अब देखिए इसी के अंदर हमने किसका यूज कर लिया? समीकरण नंबर 4 में समय की टर्म का तो हमने यूज कर लिया। अब इसी के साथ हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में स्थिति के गुणांकों की तुलना करने पर अब यहाँ पे देखो एक्सपोनेंशियल की टर्म के अंदर आप देखोगे तो दो टर्म है, एक तो स्थिति के ऊपर डिपेंडेंट है, पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट, और दूसरी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दूसरी आपके टाइम के ऊपर। तो जब टाइम किसी भी टाइम पे फ्रीक्वेंसी समान है तो इसके मतलब उसकी पोजीशन भी उस समय पर, पोजीशन में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब हर जगह जिस बिंदु के ऊपर टाइम के ऊपर फ्रीक्वेंसी समान है वहां पे इसके अंदर तरंग संचरण नियतांक का मान भी क्या होगा? हमेशा एक समान होगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 से आप क्या लिख सकते हो? एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 वेक्टर डॉट r वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 डैश वेक्टर डॉट r वेक्टर बराबर एक्सपोनेंशियल आयोटा k2 वेक्टर डॉट r। ये आ गया। अब देखिए यहां से आयोटा k1 वेक्टर डॉट r वेक्टर, हमने जिस तल के अंदर विद्युत चुंबकीय तरंग को लिया है, आपतित किया, वो कौन सा तल है? xz तल है। और xz तल में किस बिंदु के ऊपर? z बराबर 0 बिंदु के ऊपर क्या हो रही है? तरंग आपतित हो रही है। तो यहाँ पे एक कंडीशन और क्या लग जाएगी? z किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। वही का वही इसके लिए भी आयोटा k1 डैश वेक्टर डॉट r वेक्टर, यहाँ पर भी z किसके बराबर होगा? 0 के। आयोटा k2 वेक्टर
डॉट आर वेक्टर, इसके लिए भी z का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहां से इस इक्वेशन को खोलोगे तो क्या आएगा, आयोटा से आयोटा सभी तरफ से काट दो, उसके बाद में क्या आ जाएगा, k1 x x प्लस k1 y y प्लस k1 z z, कोष्टक में क्या आ जाएगा, इसके बाद z बराबर 0। यहां से इसके लिए भी क्या आ जाएगा, k1 डैश x x प्लस k1 डैश y y प्लस k1 डैश z इंटू z, इसमें भी z किसके बराबर है, 0 के बराबर, k2 x x प्लस k2 y y प्लस k2 z z, इसमें भी z किसके बराबर, 0। अब यहाँ पे किया कुछ भी नहीं है, टर्म्स को इक्वली किया है और खोला है। आपको मालूम है k1 डॉट वेक्टर r वेक्टर किसके बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे k1 x डॉट x k1 y y प्लस k1 z z, ये आपको मालूम है। जब हम k1 वेक्टर डॉट r वेक्टर को जब इसके अंदर हम इसके i j और k कैप के गुणांकों का इस i j k के r वेक्टर वाले गुणांकों के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आपको मालूम है इस तरीके से इक्वेशन मिलती थी, k x x k y y k z z, तो वही की वही टर्म है। अब यहाँ पे देखो z का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, k1 x x प्लस k1 y y, इसका टू क्या आ जाएगा, k1 डैश x k1 डैश y y बराबर क्या आ जाएगा, k2 x x प्लस k2 y y, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करो, x व y के गुणांकों की तुलना करो तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, k1 x किसके बराबर आ जाएगा, k1 x डैश के, और साथ ही साथ में किसके बराबर आ जाएगा, k2 x के, k1 y बराबर क्या हो जाएगा, k1 y डैश के बराबर k1 k2 y। इसको समीकरण नंबर कौन से दे दो आप, यह आपकी 6 थी तो ये आपकी क्या हो जाएगी, 7। अब देखो क्योंकि तरंग किस तल के अंदर, एक्स जेड तल के अंदर आपतित हो रही है, आप इस तरीके से देखो, जो हमने वेव ली थी इसके अंदर परावर्तन और अपवर्तन किया था, वहां पे आप देखोगे तो इस तरीके से थीटा आई थीटा आर थीटा आर, ये कौन सा अक्ष था आपको, एक्स, और ये आपके कौन सा था, जेड एक्स, ठीक है। ये कौन सा एक्स जेड तल है, एक्स जेड तल में वाई का मान क्या होता है, 0, क्योंकि तरंग का आपतन जो कौन से एक्स जेड तल में होता है, अतः k1 y किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो k1 y डैश एंड k2 y भी किसके बराबर हो जाएगा, 0, क्योंकि जब ये एक्स जेड तल के अंदर इंसिडेंट हो रही है तो उस कंडीशन में y का मान 0 है, तो जितनी भी y वाली टर्म होगी एक्स जेड तल के अंदर उनका भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। इसलिए यहाँ पर तरंग संचरण नियतांक के y गुणांक के मान क्या हो जाते हैं, 0 के बराबर हो जाते हैं। ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए जब यहाँ पर y के सारे टर्म 0 के बराबर हो गए तो आपके ओनली फॉर टर्म 7 से इक्वेशन नंबर 7 से क्या बदलेंगे, इक्वेशन नंबर 7 से ओनली फॉर क्या बचेगा, k1 डैश x k2 x बचा। तो यहाँ से क्या मतलब निकल रहा है, ये जो इक्वेशन है ये तरंग संचरण नियतांक है, तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो उससे ये कंडीशन निकलती है कि जो भी तरंग
XZ तल के अंदर आपतित होगी, वही तरंग XZ तल में ही परावर्तित होगी और XZ तल में ही क्या होगी, अपवर्तित होगी। ये इसके अंदर से पता चल रहा है। तो यहां से इससे निष्कर्ष निकलता है कि आपतित तरंग परावर्तित तरंग अपवर्तित तरंग तथा अभिलंब तीनों ही क्या चारों ही क्या होते, एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल। कोष्टक में कौन सा आ जाएगा, XZ तल में यहां से कौन सा नियम कंप्लीट हो जाता है, यहां से नियम और की पुष्टि होती है। ठीक है, अब देखिए ये तरंग थी जो इंसिडेंट होने वाली थी, उसका गुणांक क्या था, K1 वेक्टर, इसका क्या था K2 वेक्टर और इसका क्या था K1 डैश वेक्टर। अब देखो अगर इनको घटकों के रूप में डिवाइड करें तो इसका लंबवत घटक किस तरीके से होगा, इस तरीके पर, यहाँ पर होगा, इसका लंबवत घटक यहाँ पर और इसका लंबवत घटक यहाँ पर एक्स अक्ष के अनुदिश। जब हम क्योंकि जेड बिंदु जेड बराबर 0 के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं और हमारे पास में तरंग संचरण नियतांक ओनली फॉर किस डायरेक्शन के अंदर है, एक्स डायरेक्शन के अंदर है, तो उस कंडीशन में चित्र की ज्यामिति से K1 वेक्टर, K2 वेक्टर, K1 डैश वेक्टर के एक्स दिशा में घटकों को निम्न प्रकार व्यक्त करेंगे। क्योंकि आप देखोगे तो एक्स अक्ष के अनुदिश तो इसके अंदर कौन से घटक आ जाएंगे, सारे के सारे लंबवत घटक आएंगे, लेकिन जो जेड होगा उसके अनुदिश इसके सारे के सारे कौन से आ जाएंगे, जो आपके क्षैतिज घटक है वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल घटकों के अंदर इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखो एक्स दिशा के अंदर इसके जितने भी साइन थीटा वाले घटक है वो आएंगे। तो यहाँ से K1 x है उसका मान क्या आ जाएगा, K1 x बराबर K1 का लंबवत घटक क्या आ जाएगा, साइन थीटा आई। इसी प्रकार से K1 डैश x का घटक कौन सा हो जाएगा, K1 डैश साइन थीटा r डैश, और इसी प्रकार से K2 x का क्या हो जाएगा, K2 साइन थीटा r। ये आपके समीकरण नंबर क्या बन जाएगी, 8। और हमने समीकरण नंबर 7 में क्या पढ़ा था, इक्वेशन नंबर 7 में K1 x किसके बराबर था, K1 डैश x के। तो यहां से K1 x और K1 डैश x की मान रखेंगे तो क्या मिलेगा, K1 साइन थीटा आई किसके बराबर आ जाएगा, K1 डैश साइन थीटा r डैश के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपके 9। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो ये कौन सी तरंग है, आपतित, और ये कौन सी है, परावर्तित तरंग। ठीक है, जब भी कोई भी तरंग एक ही माध्यम के अंदर स्थित है, अब देखो ये आपतित तरंग और परावर्तित तरंग क्या है, एक ही माध्यम के अंदर स्थित है। कौन से वाले माध्यम फर्स्ट के अंदर। जब ये एक ही माध्यम के अंदर स्थित होगी तो उस कंडीशन में आपतित तरंग और परावर्तित तरंग का वेग कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ से जो आपतित तरंग है वो उसी माध्यम के अंदर है जिसके अंदर परावर्तित, या फिर ये कह सकते हो परावर्तित तरंग उसी माध्यम के अंदर स्थित है जिस माध्यम में तरंग का आपतन हो रहा है।
तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं चित्र से, या फिर जो ऑप्टिक्स के अंदर एक और नियम है उसके अनुसार आपतित व परावर्तित तरंग क्या है, एक ही माध्यम में स्थित है। तो इन तरंगों का वेग भी क्या होगा, उनका वेग भी समान होगा। मतलब v1 किसके बराबर होगा, v1 डैश के। मान लो कि ये तरंग आपतित तरंग का वेग और ये किसका, परावर्तित तरंग का वेग है। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो v होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा अपॉन के, या फिर आपने पढ़ा होगा k बराबर ओमेगा अपॉन v। तो इस कंडीशन में यहाँ से हम v का मान रखेंगे तो v1 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा 1 अपॉन k1 बराबर ओमेगा 1 डैश इज अपॉन k1 डैश। और इक्वेशन नंबर 5 से आपतित और परावर्तित दोनों ही तरंग की फ्रीक्वेंसी जो है वो कैसी होती है, समान है। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, k1 किसके बराबर आ जाएगा, k1 डैश के। ये आपके क्या बन गए, मतलब जो आपतित तरंग और परावर्तित तरंग है उन दोनों का तरंग संचरण नियतांक क्या है, समान होगा। तो उस कंडीशन में आप देखो यहाँ पर पुनः इक्वेशन नंबर 9 से k1 साइन थीटा आई किसके बराबर आ जाएगा, k1 साइन थीटा आर डैश के। यहाँ से k1 से k1 गया, साइन थीटा आई किसके बराबर आ गया, साइन थीटा आर डैश के। तो उस कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ थीटा आई किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ थीटा आर। ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, 10। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 10 से क्या सिद्ध हो रहा है कि जब भी किसी तरंग को हम आपतित करते हैं तो वो अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है, परावर्तित तरंग भी जो अभिलंब के साथ में कोण बनाएगी, इन दोनों ही कोणों का मान क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 10 से क्या स्पष्ट हो रहा है, 10 से स्पष्ट है कि अभिलंब के साथ आपतन तथा परावर्तन कोण का मान समान या बराबर होता है, या बराबर होता है। ये कौन सा नियम था, नियम नंबर फर्स्ट की पुष्टि भी हो गई यहाँ से। अब लास्ट नियम एक और आपके बच गया था, वो कौन सा था, स्नेल का नियम, वो भी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 10 से आपको ये पता चल गया कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो समान होंगे। अब देखिए वापस आप देखोगे इक्वेशन नंबर कौन सी में जाओ आप वापस, इक्वेशन नंबर 7 से k1x किसके बराबर था, k1 डैश x बराबर k2x। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लिया। अब हमें रिलेशन किस किस के बीच में, आपतित और कौन सी अपवर्तित तरंग के बीच में निकालना है। तो यहाँ से k1x किसके बराबर हो जाएगा, k2x के। इनके मान रखेंगे, k1 साइन थीटा आई किसके बराबर है, k2 साइन थीटा आर के बराबर है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k2 अपॉन k1 लिख सकते हैं। ठीक है, और जो k है वो किसके, ओमेगा अपॉन v के बराबर होता है। तो यहाँ से साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 अपॉन v2 ओमेगा 1 अपॉन v1। क्योंकि ओमेगा 1 बराबर किसके, ओमेगा 2 बराबर ओमेगा 1 डैश के। तो ये दोनों तो गए, तो यहाँ से जो वैल्यू बची वो क्या थी, रहेगी साइन थीटा आई बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आर इसका तो क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2। और ऑप्टिक्स के अंदर आपने ये भी चीज पढ़ी होगी, जब भी किसी भी विद्युत
किसी भी प्रकाश की किरण को हम किसी माध्यम के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो उसकी वेलोसिटी, तरंग की किसी माध्यम में संचरण पर वेग जो होता है उसको हम v बराबर किसके c/n के रूप में, प्रकाश के वेग और तरंग जो स्टार्ट में किसी माध्यम में एंटर नहीं करती उससे पहले उसका वेग क्या होगा, प्रकाश के वेग के बराबर होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का। लेकिन जब भी वो किसी माध्यम के अंदर इंसिडेंट या प्रवेश कर गई तो उसके बाद में उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो उसका क्या कारण होगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ से मान लो कि माध्यम 1 और माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2 और n1 है, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा आर इसके बराबर आ जाएगा c/n1 c/n2, c से c गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n2/n1, तो यहाँ से n2/n1 जिसको आप क्या लिख सकते हो 2μ1 अपवर्तनांक भी लिख सकते हो दो परिसीमाओं के माध्यम पर, माध्यमों की दो माध्यमों की परिसीमा पर, यहाँ से मान क्या आ जाएगा साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा। ये क्या हो गया आपके इक्वेशन नंबर 11। यह इक्वेशन नंबर जो 11 है ये किसको प्रदर्शित करती है, अपवर्तन के नियम। ठीक है ना, तो ये नियम हमको पढ़ने थे। अब यहां से किस नियम 2 की भी क्या हो रही है पुष्टि। ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में अब हम जो फ्रेनेल के समीकरण है इसी के ऊपर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर ये चारों ही नियम है जो हमने परावर्तन और अपवर्तन के लिए पढ़े थे, उन चारों ही नियम की पुष्टि हमने क्या कर ली है, कंप्लीट कर ली। मतलब तो चारों ही नियम क्या होंगे, उस विद्युत चुम्बकीय तरंग के द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे जो कि दो अचालक माध्यमों की परिसीमा के ऊपर इंसिडेंट होती है। इंसिडेंट के पश्चात जब उसका परावर्तन और अपवर्तन होता है तो वो परावर्तन और अपवर्तन के चारों नियमों को क्या करती है, फॉलो करती है। उनकी इन चार इक्वेशन जो हमने अलग अलग निकाली थी, सॉल्व की थी अभी, उनसे उन नियमों की पुष्टि भी होती है।